हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर वाले चैप्टर को ख़त्म किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के बारे में। तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 163 एंड दिस आर्टिकल सेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। यानी कि ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट गवर्नर को उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मदद करेगी और उनको एडवाइस देगी। लेकिन गवर्नर कुछ सिचुएशंस में अपनी डिस्क्रिप्शन भी यूज कर सकते हैं। मतलब गवर्नर सब कुछ मानेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ स्पेशल केसेज में वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 164 एंड इट इज़ अबाउट अदर प्रोविजंस रिगार्डिंग द मिनिस्टर्स। तो ये आर्टिकल कहता है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करता है और चीफ मिनिस्टर की सलाह पर ही बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। इस आर्टिकल में यह भी मेंशन है कि मिनिस्टर्स गवर्नर के प्लेजर पे काम करते हैं। इसका मतलब है कि जब तक गवर्नर चाहे तब तक वो पोस्ट में रहेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 166 एंड इट इज अबाउट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आर्टिकल डिफाइन करता है कि स्टेट गवर्नमेंट का बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा। इसके मुताबिक सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नर के नाम से किए जाएंगे। बेसिकली इस आर्टिकल से पता चलता है कि स्टेट लेवल पे पेपर वर्क और डिसीजन मेकिंग का फॉर्मल सिस्टम क्या होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 167 एंड इट इज अबाउट ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 167 में चीफ मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में लिखा गया है। इस आर्टिकल के मुताबिक चीफ मिनिस्टर का काम होता है गवर्नर को रेगुलरली इन्फॉर्मेशन देना अबाउट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर गवर्नर मांगे तो उनको काउंसिल के किसी डिसीजन या मैटर पे एडवाइस भी देनी पड़ती है चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना इस आर्टिकल का एक की पॉइंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 167 एंड इट इज अबाउट राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स इन द हाउस। तो ये आर्टिकल कहता है कि मिनिस्टर्स को स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। वो डिबेट्स में बोल सकते हैं और मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो हाउस के मेंबर हो या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है, वोटिंग का राइट सिर्फ तभी होगा जब वो मेंबर हो। तो दोस्तों ये थे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कुछ की फीचर्स की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। वो पूरा लीडरशिप रोल प्ले करते हैं और पूरे काउंसिल का काम उनकी गाइडेंस में चलता है। एक तरह से सीएम ही टीम के कैप्टन होते हैं, जिनके आसपास पूरा स्टेट एग्जीक्यूटिव सिस्टम घूमता है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। तो देखिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होती है जो स्टेट लेवल पर रियल एग्जीक्यूटिव पावर हैंडल करती है। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन असली डिसीजंस और डे टू डे फंक्शनिंग का काम ये मिनिस्टर्स करते हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का रियल कंट्रोल काउंसिल के पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस द गवर्नर एक्सेप्ट इन डिस्क्रिशनरी फंक्शंस। तो देखिए मिनिस्टर्स का काम होता है गवर्नर को एडवाइस देना और उनकी हेल्प करना उनके कामों में। लेकिन कुछ सिचुएशंस होती है जहां गवर्नर अपनी डिस्क्रिशंस यूज करते हैं, जैसे हंग असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। वहाँ पे वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। बाकी केसेज में वो मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही काम करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर।
इसका मतलब ये है कि मिनिस्टर्स तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक गवर्नर चाहे, लेकिन प्रैक्टिकली ये एडवाइस पे होता है चीफ मिनिस्टर के। अगर सीएम किसी मिनिस्टर को हटाना चाहे तो गवर्नर उन्हें हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ की फीचर्स ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट। तो देखिए, सीएम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो सबसे पहले बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की। जब स्टेट इलेक्शंस के बाद मेजॉरिटी पार्टी सामने आती है तो गवर्नर उस पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होता है। नेक्स्ट है अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन सीएम्स एडवाइस। तो अब बात करते हैं बाकी मिनिस्टर्स की। गवर्नर उन्हें डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करते, उनका अपॉइंटमेंट होता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। मतलब सीएम डिसाइड करते हैं कौन कौन मिनिस्टर बनेगा और गवर्नर उन्हें फॉर्मल अपॉइंटमेंट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इज कंपलसरी इन सम स्टेट्स। तो कुछ स्टेट्स में एक स्पेशल कंडीशन होती है। आर्टिकल 164 कहता है कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड जैसे स्टेट्स में एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना कंपलसरी है। ये 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था, जिसका एम है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए फोकस्ड गवर्नेंस इंश्योर करना। नेक्स्ट है मस्ट बिकम लेजिस्लेचर मेंबर विद इन 6 मंथ्स। यानी अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर बन जाता है बिना लेजिस्लेचर का मेंबर बने तो उसके पास 6 महीने का समय होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए। अगर वो 6 महीने के अंदर लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं बनते तो उन्हें मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है ताकि डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, कलेक्टिव, इंडिविजुअल और नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जिसे आर्टिकल 164 में डिफाइन किया गया है। तो ये आर्टिकल कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है। इसका पहला पॉइंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि मिनिस्टर्स डायरेक्टली लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आंसरेबल होते हैं। उनके काम, उनकी पॉलिसीज और उनके डिसीजंस असेंबली के फ्लोर पे डिस्कस किए जाते हैं। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का कोर है, अकाउंटेबिलिटी थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तुरंत रिजाइन करना पड़ता है। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी का सपोर्ट जब चला जाता है तो मिनिस्टर्स अपना पद छोड़ देते हैं। ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रैक्टिकल आउटकम है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी पे। अब बात करते हैं इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी की। अकॉर्डिंग टू इट गवर्नर रिमूव्स मिनिस्टर्स ऑन सीएम्स एडवाइस। तो देखिए, हर मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट के काम के लिए इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को हटा सकते हैं और गवर्नर उनकी एडवाइस पे उस मिनिस्टर को रिमूव करते हैं। ये इंश्योर करता है कि सीएम के अंडर कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी पे। अब बात करते हैं नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, इट मीन्स मिनिस्टर्स आर नॉट लीगली लायबल फॉर एक्शंस टेकन इन द ऑफिस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली डिफाइन किया गया है
कि मिनिस्टर्स अपने ऑफिशियल एक्शंस के लिए लीगली लायबल नहीं होते जब तक उन्होंने लॉ ब्रेक ना किया हो। इसका मतलब है कि उनके डिसीजंस के लिए उन पे कोर्ट केस नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थे मिनिस्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी के 3 डायमेंशंस, कलेक्टिव, इंडिविजुअल और लीगल। ये कॉन्सेप्ट पॉलिटी के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ओथ एंड सैलरी ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में। यहाँ पे पहला पॉइंट है, व्हेन ए मेंबर बिकम ए मिनिस्टर ही मस्ट टेक एन ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। यानी कि जब कोई व्यक्ति मिनिस्टर बनता है तो उसे 2 ओथ्स लेनी पड़ती है, ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ सीक्रेसी। ये ओथ गवर्नर के सामने ली जाती है। ओथ ऑफ ऑफिस में मिनिस्टर अपना ड्यूटी ऑनेस्टली और फेथफुल्ली परफॉर्म करने का प्रॉमिस करते हैं, जबकि ओथ ऑफ सीक्रेसी का मतलब है कि वो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को सीक्रेट रखेंगे और उनका मिसयूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सैलरीज ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखिए, मिनिस्टर्स की सैलरी और अलाउंसेज स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। हर स्टेट अपने बजट और रूल्स के हिसाब से सैलरी फिक्स करती है। यहाँ पे ये याद रखें, अगर लेजिस्लेचर ने कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया हो तो फिर सैलरी मिलती है एज पर द 2nd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट एंड क्रिस्प एक्सप्लेनेशन ऑन ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंपोजिशन, यानी इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ या साइज कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं की गई है, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एक लिमिट जरूर लगा दी गई है कि टोटल मिनिस्टर्स की संख्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर्स के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये लिमिट मिसयूज और अननेसेसरी बर्डन से बचने के लिए बनाई गई है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स एंड समटाइम्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो काउंसिल का सबसे पावरफुल ग्रुप होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये लोग मेजर डिपार्टमेंट संभालते हैं, जैसे फाइनेंस, होम, एजुकेशन, हेल्थ, ईटीसी। ये लोग ही मेजर डिसीजंस लेती है और सीएम के साथ पॉलिसी डायरेक्शन सेट करती है। यहाँ पे अगला लेवल आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट का। ये लोग या तो किसी कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं या कभी कभी इंडिपेंडेंट चार्ज संभालते हैं। इनका रोल कंपैरेटिवली लिमिटेड होता है, लेकिन स्पेसिफिक एरियाज के लिए इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके पास होती है। फिर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट या स्टेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। इनका काम मेनली सपोर्टिव होता है, जैसे फाइल वर्क, कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज हैंडल करना। अब बात करते हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो देखिए, कभी कभी कुछ स्टेट्स में एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी होते हैं। ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल बैलेंसिंग के लिए बनाया जाता है। इनको भी एक डिपार्टमेंट असाइन किया जाता है और उनका पद सीएम के बाद सबसे ऊपर माना जाता है। तो दोस्तों, ये था एक क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सबसे पावरफुल ग्रुप के बारे में, यानी कैबिनेट और कैबिनेट कमिटीज। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है, कैबिनेट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए, कैबिनेट को कहा जाता है न्यूक्लियस, यानी केंद्रीय बिंदु ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पूरे काउंसिल के काम का मेन डिसीजन मेकिंग यूनिट कैबिनेट ही होती है। यहीं से स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज और मेजर एक्शंस डिसाइड होते हैं। अब बात करते हैं रोल्स ऑफ कैबिनेट के बारे में। तो कैबिनेट का पहला रोल है, कैबिनेट इज़ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो देखिए, कैबिनेट के पास होती है रियल डिसीजन मेकिंग पावर। स्टेट के लिए क्या लॉज बनेंगे, क्या स्कीम्स लॉन्च होगी, किस तरह का रेस्पॉन्स दिया जाएगा किसी इशू पर, सब कुछ कैबिनेट के डिसीजन से होता है। नेक्स्ट है, कैबिनेट इज़ द पॉलिसी फॉर्म्यूलेटर।
तो कैबिनेट का रोल होता है एक पॉलिसी फॉर्मुलेटर का भी। एडुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर के लिए पॉलिसीज कैबिनेट में बनाई जाती है जो बाद में लेजिस्लेचर में प्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट है कैबिनेट इज़ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो स्टेट लेवल पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का कंट्रोल भी कैबिनेट के पास होता है। डिपार्टमेंट्स किस तरह काम करेंगे, किस प्रायोरिटी पे चलेंगे, ये कैबिनेट ही डिसाइड करती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है सीएम इस अथॉरिटी के लीडर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट इज़ द क्राइसिस मैनेजर। तो देखिए किसी भी इमरजेंसी या क्राइसिस सिचुएशन में, जैसे नेचुरल डिजास्टर, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कैबिनेट ही क्राइसिस मैनेजर की तरह काम करती है। जल्दी डिसीजन लेना, रिसोर्सेज मोबिलाइज करना, ये सब कैबिनेट का काम होता है। नेक्स्ट रोल है कैबिनेट इज़ द कोऑर्डिनेटर। यानी कैबिनेट अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है तो कैबिनेट इंश्योर करती है कि सब सही तरीके से मिलकर काम करे। नेक्स्ट है कैबिनेट कंट्रोल्स हायर अपॉइंटमेंट्स। तो कैबिनेट का एक और इम्पोर्टेंट रोल है हायर अपॉइंटमेंट्स पर कंट्रोल। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जैसे टॉप लेवल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कैबिनेट की अप्रूवल से होती है। अब हम बात करते हैं कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है कैबिनेट कमिटी आर ऑफ टू टाइप्स, स्टैंडिंग एंड एडहॉक कमिटीज। तो देखिए कैबिनेट के काम को और स्मूथ बनाने के लिए कैबिनेट कमिटीज बनाई जाती है। ये दो तरह के होते हैं, स्टैंडिंग कमिटीज और एडहॉक कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज परमानेंट नेचर के होते हैं जबकि एडहॉक कमिटीज टेम्पोररी नेचर के होते हैं। एडहॉक कमिटीज किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट कमिटीज आर क्रिएटेड बाय सीएम बेस्ड ऑन नीड। तो जब ज़रूरत हो तो ये कमिटीज चीफ मिनिस्टर के डिस्क्रिप्शन पर बनाई जाती है। जैसे फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कमिटीज बनती है ताकि स्पेशलाइज फोकस दिया जा सके। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज के बारे में। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज़ को अच्छे से समझ लिया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करेंगे एक सबटेल लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है गवर्नर को दी गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस का क्या नेचर होता है। ये टॉपिक जुडिशियरी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन द एडवाइस टेंडर्ड टू द गवर्नर। यानी कि जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को देती है उसको कोर्ट्स चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब एडवाइस का कंटेंट या नेचर जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता। ये कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के स्मूथनेस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर एक्ट्स ऑन द एडवाइस एक्सेप्ट इन डिस्क्रिशनरी मैटर्स। तो देखिए नॉर्मल सिचुएशंस में गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही काम करना होता है, लेकिन कुछ लिमिटेड सर्कमस्टेंसेज होते हैं जहां गवर्नर अपना डिस्क्रिशन यूज करते हैं, जैसे हंग असेंबली या प्रेसिडेंट्स रूल रिकमेंड करते वक्त। बाकी सब केसेज में उन्हें एडवाइस फॉलो करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स ऑन 1971 एंड 1974 अपहोल्ड दिस प्रिंसिपल। यानी कि इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है। नोटेबली 1971 और 1974 के जजमेंट्स में कोर्ट ने क्लियर किया था कि गवर्नर को मिनिस्ट्रियल एडवाइस पर ही काम करना चाहिए और कोर्ट्स उस एडवाइस को एग्जामाइन नहीं कर सकते। ये डेमोक्रेसी के एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर बैलेंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों ये था शॉर्ट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ मिनिस्ट्रियल एडवाइस। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। पॉलिटी के ऐसे डीप बट सिंपल पॉइंट्स को समझने के लिए
बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।